मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पर अड़े होते हैं। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। अपने सपनों को दे उड़ान। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक परसेंटेज, प्रतिशत। और आज शुरुआत करते हैं प्रतिशत की अपनी 7वीं क्लास। इससे पहले हम लोग 6 क्लासेस पढ़ चुके हैं, जिसमें 65 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो आज बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 66 पर। राम के कुल रुपयों में से 20% धन खो गया। शेष का 25% खर्च करने के पश्चात उसके पास रुपए 480 बचे। राम के पास आरंभ में कितना धन था? इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट, मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक सोसाइटी में 20% लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आप बताओ कितने प्रतिशत लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते? तो हर चीज अपने आप में 100% होती है, तो 20% अगर इंग्लिश बोल लेते हैं, इसका मतलब 80% लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब 20% का क्या मतलब हुआ? 20% का मतलब हुआ 100 में से 20 लोग इंग्लिश बोल लेते हैं और 100 में से 80 लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते। अब अगर इसको हम फ्रैक्शन में करें, 20% की वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब अगर टोटल 5 लोग हैं तो उसमें से सिर्फ एक आदमी या एक व्यक्ति इंग्लिश बोल लेता है। तो अगर 5 में से एक इंग्लिश बोल लेता है तो कितने लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते? 5 में से एक इंग्लिश बोलता है तो 4 लोग इसका मतलब इंग्लिश नहीं बोल पाते। कितने में से? 5 में से। तो 4/5 हो गया इंग्लिश ना बोलने वालों का फ्रैक्शन। इसी तरह अगर हम आपसे कहें कि राम अपने कुल धन का 70% खर्च कर देता है, उसका एक्सपेंडिचर है 70%, इसका मतलब 100 में से वो 70 रुपए खर्च कर देता है, तो वो बचाता कितना है? इसका मतलब वो बचाता कितना है? 30%। ये हो गई उसकी सेविंग। अब अगर इसी को हम फ्रैक्शन से समझें तो 70% का मतलब होता है फ्रैक्शन में 7/10। इसका मतलब अगर वो कुल 10 रुपए कमाता है, टोटल इनकम उसकी है, टोटल इनकम 10 रुपए, तो वो 7 रुपए उसमें से खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है? जब 10 में से 7 रुपए उसने खर्च कर दिए तो उसने बचाए 3 रुपए। कितने में से? 10 में से। तो उसकी जो बचत हो गई वो हो गई 3/10। इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग इस्तेमाल अपने क्वेश्चन में करेंगे। आगे देखते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। राम के कुल रुपयों में से 20% धन खो गया। अब आप देखिए, मान लेते हैं हम कि राम के पास टोटल x रुपए थे। अब x का 20% धन खो गया। आप यहां पे लास्ट में देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा उसके पास इतना रुपया बचा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसने कितना खो गया इससे मतलब नहीं, हम सिर्फ लेके चलेंगे शेष कितना हमारे पास बचा, क्योंकि हमारे पास लास्ट जो डाटा दिया है वो बचे हुए पैसे का है। तो x का जब 20% धन खो गया तो 20% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन में? 20% होता है 1/5। इसका मतलब 5 में से 1 रुपया उसका खो गया, तो बचा कितना? 4। तो यहां पर आ जाएगा बचा 4/5। x का 4/5 उसके पास बचा। अब यह शेष हो गया। इसका 25% खर्च करने के पश्चात अब वो इसका 25% खर्च करता है, तो 25% की वैल्यू 1/4, मतलब 4 में से 1 उसने खर्च कर दी, तो बची कितनी? 3/4। अब 3/4 खर्च करने के बाद तो ये हो गया 3/4। अब उसके पास रुपए 480 बचे, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 480। x का 20% खर्च हो गया, बचा 4/5। x का 25% मतलब 1/4 खर्च हो गया,
तो 3/4 बचा। ये सब कुल मिला के बचा उसके पास रुपए 480, तो इसके बराबर हमने रख दिया 480। अब इसको हम क्रॉस में सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 से गया ये 16 बार 160, और x की वैल्यू 160, ये 5 नीचे है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, x बराबर 800 रुपये। इसका मतलब उसके पास आरंभ में 800 रुपये था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। आंसर आया 800, इसका मतलब शुरुआत में उसके पास 800 रुपये थे, 20% खो गया, तो 20% खो गया, 800 का 20% 160, तो 800 में से 160 खर्च हो गए, 800 माइनस 160 खो गए, तो कितने बचे 640। अब 640 का 25% खर्च कर दिया, तो 640 का 25% मतलब 1/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, 160 रुपये उसने खर्च कर दिए। तो 160 जब 640 में से खर्च कर दिए, 640 माइनस 160, तो उसके पास कितना बचा, 0 का 0, 14 से 6 गया 8, और 5 में से गया 480। इसका मतलब खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचे। आप यहाँ देखिए उसके पास 480 रुपये बचे। आपने कितना खर्च किया, कितना खो गया, इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कितना उसके पास शेष बचा। तो हम शेष वाली वैल्यू लेकर चलेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 67। एक अधिकारी के वेतन में से 10% घर के किराए के रूप में काटा जाता है। शेष का, आप देखिए यहां पर आया है शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है, और शेष वेतन में से 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इन सब खर्चों के बाद उसके पास रुपए 1377 बचते हैं, उसका कुल वेतन है। यहां पर भी है लास्ट में शेष, तो उसने कितना खर्च किया, कितना बच्चों पर खर्च किया, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ देखना है उसके पास बचा कितना। मान लेते हैं अधिकारी के पास कुल x रुपए थे, तो x का उसने 10%, अब 10% की वैल्यू 1/10, 1/10 उसने घर के किराए पर खर्च कर दिया, तो 1/10 खर्च कर दिया, तो शेष कितना बचा 9/10, x का 9/10। आगे देखिए, शेष का 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च होता है, तो 15% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 15/100, या इसको काट दें, 5 × 15 और 20, 3/20। इसका मतलब बच्चों की शिक्षा पर 3/20 खर्च होता है, तो बचा कितना, 20 में से 3 चला गया, तो बचा कितना 17, 17/20 फिर शेष हो गया। अब इस शेष का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है, 10% कपड़ों पे खर्च किया, तो 1/10 कपड़ों पे खर्च हुआ, तो बचा कितना 9/10, और लास्ट में इन सब खर्चों के बाद जो उसके पास रुपए बचते हैं वो है 1377। इसको हमें सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यू आ जाएगी। क्या करेंगे, x इधर ही रहने दें, बाकी सब उठा के दूसरी तरफ। तो सबसे पहले 1377 लिख लिया, 10 20 10 ये इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 17 9 ये उधर मल्टीप्लाई में है, इधर नीचे आएगा डिवाइड में, 9 17 9। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये बचा 4, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 17 9 153 और 17 9 153, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। बचा क्या, 10 20 10 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 2000। इसका मतलब अधिकारी का कुल वेतन था रुपए 2000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 68। एक बड़े बगीचे में 60% पेड़ नारियल के हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% पेड़ आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ हैं। यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है तो बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं। मान लेते हैं गार्डन में कुल पेड़ों की संख्या है x,
तो x का 60%, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद हो गई होगी, 3/5। ये नारियल के पेड़ है। अब नारियल के पेड़ों का 25% आम के पेड़ हैं, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये है हमारे कोकोनट ट्री और ये हो गए हमारे मैंगो ट्री। नारियल के पेड़ों का 1/4 आम के पेड़ है। आगे कह रहा है आम के पेड़ों की संख्या के 20% पेड़ सेब के पेड़ है। ये कुल है आम का 20% सेब है, तो आम का 20% मतलब 1/5। ये जो टोटल नंबर आया ये हो गया एप्पल का। ये सब बराबर है 1440 के, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1440 है। ये सब आया हमारा सेब के पेड़ों की कुल संख्या जो कि दी है 1440। इसको सॉल्व कर लेना है और हमें बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं पता चल जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, x बराबर 1440 गुणे 5 4 5 ऊपर चला जाएगा, 5 4 5 और नीचे आ जाएगा 3। इसको कैंसिल कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 8 24 और 0। ये हो गया 480। 480 मल्टीप्लाई बाई 5 चक्कू 20 पंचे 100, ये आ जाएगा 48,20,48,000। यानी कि बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या है 48,000। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। एक आदमी अपने घर से कुछ रुपए लेकर निकला और किसी खेल में 75% पैसा हार गया। कुछ देर बाद फिर से शेष का 75% हार गया और अंत में एक बार शेष का 75% हार गया। अब उसके पास 2000 रुपए बचे। इस बचे पर ध्यान दीजिए। तो बताइए वह कितने रुपए लेकर निकला था। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है उसके पास कितना बचा, तो हम हर बार शेष लेकर चलेंगे। उसके पास मान लेते हैं आदमी के पास, मैन के पास टोटल रुपए थे x रुपए, तो x रुपए वो लेकर निकला। खेल में 75% हार गया। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद हो गई होगी 3/4। अगर वो 3/4 हार गया तो उसके पास बचा कितना, बचा उसके पास 1/4। तो x का 1/4 उसके पास बचा। थोड़ी देर बाद फिर से 75% हार गया, इसका मतलब बचा कितना, 1/4। अंत में एक बार और 75% हार गया तो फिर उसके पास बचा 1/4, जो कि रुपयों में उसके पास बचा 2000। तो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 2000 मल्टीप्लाई बाई 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 और 3 0। 1,28,000 रुपए वो घर से लेकर निकला था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70। अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसमें से 20% भाग कार खरीदने में खर्च कर दी। उसके नहीं होगा, यहां पे होगा उसने, टाइपिंग एरर है। अनिल के पास कुछ धनराशि थी, उसमें से 20% भाग कार खरीदने में खर्च कर दी तथा शेष राशि का 5% भाग बाइक के रखरखाव पर खर्च कर दी तथा 120 रुपए उपहार स्वरूप दे दिया। यदि उसके पास 1400 रुपए है तब कुल धनराशि ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, थोड़ी टाइपिंग एरर है। अनिल के पास कुछ धनराशि थी, मान लेते हैं अनिल के पास टोटल x रुपए थे। अनिल हैज x रुपीज अर्लियर। उसने उसमें से 20% भाग कार खरीदने में खर्च कर दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अब x का 1/5 उसने कार में खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4/5। शेष का इसका जो बचा उसका 5% भाग बाइक के रखरखाव पर, तो 1/20 बाइक के रखरखाव पर, तो बचा कितना, 19/20। 20 में से 1 खर्च कर दिया तो 19 बचेगा, 19/20 तथा 120 रुपए उपहार स्वरूप दे दिया। यानी कि इस खर्चे में से उसने
120 रुपए और खर्च कर दिए, इतना उसके पास बचा, उसमें से 120 रुपए उसने और उपहार दे दिया, गिफ्ट दे दिया, तो वो भी कम हो जाएंगे। इन सब खर्चे के बाद उसके पास 1400 रुपए बचे। अब हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आप आसानी से निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको उधर ले जाएं या आप इसको यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, x गुणे 4 मल्टीप्लाई बाई 19 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 1400 प्लस 120। पहले ये माइनस वाला हिस्सा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400 1520। अब ये 5 और 20 नीचे डिवाइड में है, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप इसको डायरेक्ट यहीं पे काट भी सकते हैं। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 55 25 जो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 19 नीचे डिवाइड में आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 19 एकम 19, 19 अट्ठी 152 और एक 0, 25 अट्ठे 200 और एक 0, तो x की वैल्यू आ गई 2000। इसका मतलब उसके पास कुल धनराशि 2000 रुपए थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 71। महेश जी अपने मासिक वेतन का 80% खाने पर खर्च करते हैं। शेष आय का 50% कपड़ों और यात्रा पर खर्च करते हैं और शेष आय से बचत करते हैं। यदि उनकी सालाना बचत रुपए 5730 है तो वह कपड़ों व यात्रा पर कितना खर्च करते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपको यहाँ मासिक वेतन में दिया है और जबकि यहाँ पर बचत उनकी सालाना है, तो क्या करना पड़ेगा, या तो हमें मासिक वेतन को सालाना वेतन बनाना पड़ेगा या फिर सालाना बचत को हमें मासिक वेतन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं उनकी कुल इनकम x रुपए है, महेश जी की इनकम x रुपए है। अब वो सालाना बचत करते हैं 5730 का। अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर दें तो हमें उनकी मासिक बचत का पता चल जाएगा और फिर आसानी से जैसे हम पिछले सवाल करते आए हैं वैसे कर लेंगे। 12 एकम 12, 12 चौक 48, बचा 9, ये हो गया 93, 12 सत्ती 84, फिर बचा 9, 12 सत्ती 84, बचा 6 और 12 पंचे 60। इसका मतलब उनकी जो मंथली सेविंग है, मंथली सेविंग वो है 477.5 रुपीज़। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। x रुपए में से महेश जी 80% खाने पर खर्च करते हैं, तो 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, ये है 80%। 80% की वैल्यू 4/5, तो 4/5 खाने पर खर्च करते हैं, तो शेष कितना बचता है, शेष बचता है उनके पास 1/5। अब शेष आय का 50% कपड़ों और यात्रा पर खर्च करते हैं, तो 50% की वैल्यू 1/2, 1/2 वो खर्च करते हैं, तो बचता कितना है 1/2, 2 में से 1 खर्च किया तो 1 बचा, 1/2। अब ये कुल उनकी बचत है मासिक, जो कि हमने निकाल ली 477.5। तो अब हम यहां से अगर x की वैल्यू निकालें तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 477.5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू 2, ये आ गया उनका कुल वेतन मासिक। लेकिन अभी इसको हम काट पीट के सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है वह कपड़ों व यात्रा पर कितना खर्च कर देते हैं। यह है उनका मासिक वेतन। वो खर्च कितना करते हैं, 80% खाने पर, उसके बाद जो बचता है उसका 50% कपड़ा और यात्रा पर खर्च कर देते हैं। तो इसका 80% अगर उन्होंने खाने पर खर्च कर दिया तो बचा कितना उनका, 80% का मतलब 4/5, तो बचा कितना उनका 1/5, और इसका 50% वो कपड़ों और यात्रा पर खर्च कर देते हैं। तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 1/2 वो कपड़ा और यात्रा पर खर्च कर देते हैं। इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यानी कि हमारा फाइनल आंसर आ गया 477.5 रुपए वो कपड़े और यात्रा पर खर्च कर देते हैं।
तो ऑप्शन हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर से इसको देखते हैं। मान लेते हैं महेश जी की कुल मासिक आय x रुपए है, लेकिन हमें उनकी बचत सालाना में दी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी बचत को भी हमें मासिक निकालना पड़ेगा। तो 5730 को अगर हम 12 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उनकी मंथली सेविंग पता चल जाएगी। काटने के बाद ये वैल्यू आएगी 477.5 रुपीज़। ये हो गई उनकी मंथली सेविंग। अब आप देखिए, अब कह रहा है महेश जी अपने मासिक वेतन का 80% खाने पर खर्च कर देते हैं। तो x का अगर 80% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 1/5। 4/5 खर्च हो गया तो बचा 1/5। शेष का 50% कपड़ों और यात्रा पर खर्च कर देते हैं। तो 50% मतलब 1/2। 1/2 खर्च करते हैं, 2 में से 1 हिस्सा खर्च कर देते हैं, तो 1 हिस्सा बचता है, मतलब 1/2 ही बचा, जो कि है 477.5, जो हमने अभी यहाँ निकाला। मंथली सेविंग 477.5 रुपीज़। अब मैंने क्या किया, उनकी मासिक आय निकालने के लिए 5 और 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन इससे हमने सॉल्व नहीं किया। क्यों? हमसे पूछा गया है कपड़ों व यात्रा पर कितना खर्च करते हैं। तो सबसे पहले कुल में से वो खाने पर खर्च करते हैं 80%, तो 80% मतलब 4/5 खर्च कर देते हैं, तो 1/5 बचता है। इस कुल इनकम का 1/5 उनका बचा। अब इसका 1/2 वो कपड़ों और यात्रा पर खर्च कर देते हैं। 50% मतलब 1/2, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। अब अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो कपड़ों और यात्रा पर कितना खर्च कर देते हैं। 2 और 5 से ये 2 5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 477.5 रुपीज़। 72। एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय रुपए 561 है तो पूंजी है। उस आदमी की पूंजी क्या है? एक आदमी है, उसने अपनी पूंजी को 3 जगह निवेश किया। एक जगह उसने 1/3 भाग, एक जगह उसने 1/4 भाग, और तीसरी जगह जो शेष है, यानी कि हम मान लेते हैं x रुपए उसने निवेश किए। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ रुपए आपको मानने होंगे। तो 3 और 4 को देखते हुए जो कैंसिल हो जाए, हम मान लेते हैं उसके पास कुल 1200 रुपए थे। आदमी के पास कुल पूंजी 1200 रुपए थी। अब 1200 का 1/3 भाग यानी कि 400 रुपए वो 7% की दर पर निवेश करता है। तो 400 का 7%, पुनः 1200 का 1/4 भाग, इसका मतलब 300 रुपए उसने 8% की दर से निवेश किया। और शेष, जब 1200 में से 400 एक जगह, 300 एक जगह, तो शेष कितना बचा? 500, यानी कि 500 रुपए उसने 10% की दर से निवेश किया। तो 400 का 7%, तो उसको कितना रुपए यहां से मिला? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 4 सते 28, परसेंटेज से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 त्रिक 24, और परसेंटेज से एक ये जीरो एक ये जीरो, यानी कि 50 रुपए। उसको तीनों जगह निवेश करने पर कुल रुपए मिले 50, 20, 70, 20, 90, 8, 4, 12, 102 रुपए उसको ब्याज मिला। जब हमने माने थे उसके पास 1200 रुपए हैं, तो 1200 रुपए मानने पर उसको ब्याज मिला 102 रुपए, जबकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि उसको 561 रुपए का ब्याज मिला। तो उसके पास कितने रुपए थे? हम मान लेते हैं उसके पास टोटल रुपए, x हम मान चुके हैं, यहां पर हम मान लेते हैं z, उसके पास टोटल रुपए z थे। ये बात आपको समझ में आई? देखिए 1200 रुपए हमने सबसे पहले एज्यूम किए, तो 1200 का 1/3, 400 रुपए उसने 7% पर निवेश किया, तो वहां से उसको मिले 28 रुपए। 1200 का 1/4, 300 रुपए उसने 8% पर निवेश किया, तो उसको वहां से मिले 24 रुपए। शेष 1200 में से 400 300 चले गए 700,
बचे कितने 500। 500 उसने 10% पर निवेश किया, उसकी कुल इनकम हुई 50 रुपए। अब टोटल तीनों जगह से उसकी इनकम हो गई 102 रुपए। कब? जब हमने रुपए माने थे उसके पास हैं 1200। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कह रहा उसकी इनकम वार्षिक हुई है 561 रुपए, तो 1200 रुपए मानने पर उसकी इनकम 102, तो 561 इनकम लाने के लिए उसके पास कितना रुपया होना चाहिए वो हमने मान लिया z। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और z की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा z बराबर 1200 मल्टीप्लाई बाई 561 डिवाइडेड बाई 102। इसको 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, और ये जाएगा 2 छंग 12 और 2 0। आप इसको ध्यान से देखिए, 51 से ये एग्जैक्ट 11 बढ़ जाएगा। 50 होता तो 50 का 11 टाइम्स 550, और एक और है तो एक को 11 से तो 11, ये एग्जैक्ट 11 टाइम्स जाएगा। तो 11 को अब 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 11 छक्का 66 और 2 0, यानी कि आदमी के पास पूंजी थी 6600 रुपए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 73। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दान करता है। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से प्रत्येक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति लाख रुपए में क्या थी? मान लेते हैं आदमी मैन की जो कुल संपत्ति थी वो x लाख रुपए थी। अब x में से उसने 30% एक संस्था को दान कर दिया, तो x का 30% अगर उसने दान कर दिया तो उसके पास बचा कितना 70%, जो कि फ्रैक्शन में होता है 7/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। इसका मतलब 3/10 उसने दान कर दिया। 10 में से 3 दान किया तो बचा कितना 7/10। हमें शेष से मतलब है, उसके पास कितना बच रहा है। अब आगे देखिए, शेष राशि का क्रमशः 30% और 25%, तो 30% और 25% यानी कि टोटल 55% उसने अपनी पत्नी और बेटे को दे दिया, तो बचा कितना 45%। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू 9/20, तो यहां कितना बचा 9/20। अब ये बचा शेष। इस धन से वह अपनी 3 बेटियों को बराबर बराबर बांट देता है। तो क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। अब प्रत्येक बेटी, अब ये हो गया प्रत्येक बेटी का हिस्सा, जो कि मिलता है एक को 42 लाख। इसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ये 30 और 55% हमने कैसे डायरेक्ट लिखा, मान लेते हैं हमारे पास 120 रुपए है। इसमें से आप 30% एक जगह बांटो और 120 का 25% एक जगह बांटो। देखिए निकालिए कितना आएगा। 120 का 30%, परसेंटेज से 2 0 कैंसिल, 12 3 36 रुपए, और 120 का 25% मतलब 1/4, तो 120 का 1/4 30 रुपए, ये हो गया 66 रुपए जब हमने अलग अलग निकाला। अब आप इसको एक साथ निकालिए। 120 का 55%, तो 55/100, 5 से 11 बार, 5 से गया 20 बार, 20 से 1 बार, और ये 20 से 6 बार, 11 छक्का 66। इसका मतलब अगर 1 पैसे को आपको 2 जगह बांटना है तो आप उसको डायरेक्ट भी एक जगह बांट सकते हैं। इसीलिए मैंने शेष राशि का 30% और 25% अलग अलग ना देकर उसको एक साथ कर दिया 55%। जब 55% उसने पत्नी और बेटे को दे दिया तो बाकी कितना बचा 45%, तो 45% की वैल्यू 9/20, तो यहाँ पर हो गया 9/20। अब इस राशि को वह 3 बेटियों में बांटता है। ये इतनी शेष बची, इसको 3 जगह बांटना है, तो हमने क्या किया 3 से डिवाइड कर दिया, तो प्रत्येक बेटी को मिला 42 लाख। ये वैल्यू एक बेटी की है जो है कितनी 42 लाख। इसको सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू आ जाएगी।
तो ये हो जाएगा x बराबर 42 गुणे ये 3 मल्टीप्लाई और ये 10 और 20 ये भी मल्टीप्लाई और नीचे आ जाएगा 7 गुणे 9। इसको कैंसिल कर लेंगे, 7 एकम 7, 7 छंग 42, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। जब x को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 दहम 20 और 20 20 400, यानी कि मैन की व्यक्ति की कुल संपत्ति थी 400 लाख रुपए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है तथा शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं तो कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं। इसमें भी हमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू एज्यूम करनी होगी। 3 2 3 4 4 3 12, इन सबको देखते हुए एक नंबर हम एज्यूम कर लेते हैं 1200। कार्यालय में कुल 1200 लोग थे। अब आप देखते जाइए, 1/3 भाग महिलाएं हैं, 1/3 इसका 400। अगर 400 वुमेन हैं तो 800 मेन होंगे। 1/3 अगर महिलाएं हैं तो 2/3 यानी कि 800 मेन होंगे। आगे महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। अब ये महिलाएं हैं 400, इनमें से 1/2, 1/2 का मतलब 2 में से 1, आधी आधी। 200 अगर शादीशुदा हैं तो 200 शादीशुदा नहीं है, ये है मैरिड और ये है अनमैरिड। आगे देखिए, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। अब ये शादीशुदा महिलाएं हैं 200। अब 200 के 1/3 भाग के बच्चे हैं। अब 200 का 1/3 निकालेंगे तो आएगा दशमलव में, यहाँ पर हम फंस जाएंगे। इसलिए जो नंबर हमने एज्यूम किया था 1200, ये हो गया गलत। अब हमें दूसरा नंबर एज्यूम करना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे हमें 1/3 करना है, तो ऐसा नंबर ले कि यहाँ पर आना चाहिए 300। अगर यहाँ 300 होता तो 300 का 1/3 आसानी से निकाल लेते। तो यहाँ 300 तो ये भी 300, 3 3 600। अगर ये 600 तो ये 1200 और 1200 600 1200 1800। अगर हम नंबर ले लें कार्यालय में कुल कर्मचारियों का तो मान लिया हमने 1800। अब आप फिर से करते जाइए, 1/3 भाग महिलाएं हैं तो इसका 1/3 वेमेन तो शेष मैन, तो 1/3 600। 600 अगर वेमेन हैं तो आदमी हो गए 1200। महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा, तो इसका 1/2 मतलब आधा आधा। 300 अगर शादीशुदा हैं तो ये है अनमैरिड, अनमैरिड तो ये कितनी है, ये भी 300। 1/2 शादीशुदा तो आधा आधा, 300 शादीशुदा और 300 बिना शादी के। आगे देखिए, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे हैं। 300 का जो शादीशुदा हैं उनका 1/3 के बच्चे भी हैं, तो 300 का 1/3 100, यानी कि 100 लोगों के बच्चे हैं। तो 200 लोगों के बच्चे नहीं हैं। अब आइए पुरुषों पर। पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, तो इनका 3/4 शादीशुदा है, तो 3/4 का मतलब 75%, तो ये आएगा 300 400 900। 900 लोग शादीशुदा हैं, तो इसका मतलब 300 लोग शादीशुदा नहीं है। अब शादीशुदा पुरुषों के 2/3 भाग के बच्चे हैं, तो 900 का 2/3 इनके बच्चे हैं, तो 900 का 2/3 होगा 600। ये सब आप निकाल लेंगे आराम से, क्योंकि बहुत दिन से ये परसेंटेज चल रहा है। 900 का 2/3, 3 से गया 300 और 3 दूनी 600। आप इसको आसानी से सारी वैल्यूज निकाल लेंगे, और इतना तो ओरली भी अब आना चाहिए। तो 900 का 2/3 भाग के बच्चे हो गए, यानी कि 600 के बच्चे हो गए। बच्चे को हम बना रहे हैं रेक्टेंगल में, तो कितने के बच्चे नहीं हैं, 300 के बच्चे नहीं। तो अब हमसे कह रहा है कितने कर्मचारी के बच्चे नहीं हैं, तो कितनों के बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं और इनके बच्चे हैं। इनके बच्चे नहीं हैं, अनमैरिड हैं, इनके भी बच्चे नहीं हैं, इनके बच्चे नहीं हैं, और ये भी अनमैरिड पुरुष हैं, इनके भी बच्चे नहीं हैं। तो कितनों के बच्चे नहीं हैं,
3 3 6 3 9 और 2 1100। 1100 के बच्चे नहीं हैं। कितने में से? टोटल में से। टोटल कितना हमने माना था? 1800। तो नीचे आ गया 1800 मल्टीप्लाई बाई 100। लेकिन हमसे परसेंटेज में नहीं पूछा गया, फ्रैक्शन में पूछा गया है, तो इस 100 को हम नहीं लिखेंगे। सीधे बचा 1100 बटे 1800। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ गया 11/18। इसका मतलब 11/18 कर्मचारियों के बच्चे नहीं हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। ताजे फल में पानी की मात्रा 68% तथा सूखे फल में 20% है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? यह क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जितने क्वेश्चन हम लोगों ने आज किए ये थोड़ा सा अलग है। मान लेते हैं हमारे पास 100 किलो फल है। अब कह रहा है ताजे फल में 68% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। तो 100 किलो में से अगर 68% वाटर है तो इसका जो रेशा बचेगा, या जिसको हम लोग कहते हैं गूदा, वो बचेगा 32%। भाई जैसे मान लीजिए एक तरबूज है हमारे पास, तरबूज में पानी होता है, वो होता है 68%। तो जो उसका खाने वाला भाग होता है, जो गूदा होता है, जिसको रेशा बोलते हैं, वो होगा 32%। तो 100 किलो में 68% वाटर, अगर इसको किलो में निकालें तो 68 किलो वाटर और 32 किलो हो जाएगा हमारा रेशा। ये है ताजे फल की बात। यहाँ पे हम लिख रहे हैं ताजे फल। अब देखिए सूखा फल प्राप्त करना है तो हमें यहाँ पे लिखना है सूखा फल। सूखे फल में जो पानी है वो रह जाता है हमारा 20%। तो अगर 20% पानी हो जाता है तो 80% हमारा हो जाएगा रेशा। जैसे आप अंगूर ले लीजिए, तो अंगूर जब ताजा अंगूर होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, और जैसे जैसे अंगूर सूख के किशमिश बनता है तो उसमें पानी कम हो जाता है। तो अगर शुरुआत में 68% पानी था तो सूखने के बाद उसमें सिर्फ 20% पानी बचा। लेकिन जो रेशा है, गूदा है, वो तो हमारा सेम रहेगा, उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी। तो यहां पर था 32 किलो। 100 किलो में 32 किलो रेशा था, जो कि परसेंटेज में यहां तो 32% था, लेकिन सूखे फल में वो परसेंटेज हो गया 80%। हमसे पूछ रहा है हमें सूखा फल इस 100 किलो में से कितना मिलेगा। तो 32 अगर 80% है, 32 की वैल्यू अगर 32 किलो रेशा है, जो कि यहां पर सूखे फल में 80% हो जाता है, तो 32 की वैल्यू अगर 80 है तो 100 की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये 80% है, हमें निकालना है 100%। कितना सूखा फल मिलेगा, क्योंकि उसमें पानी भी तो होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 8 कम 8, 8 चक्कू 32, 4 को गुणा करेंगे 10 से और ये हो जाएगा 40 किलो। इसका मतलब 100 किलो ताजे फल में से हमें 40 किलो सूखा फल मिलेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इस 40 किलो में 32 किलो आपका रेशा है और 8 किलो आपका पानी है। उम्मीद है यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो आप वीडियो को रिवाइज कीजिए, फिर से देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। अगर कोई दिक्कत फिर भी है तो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि आप मुझे कमेंट कीजिए या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, रुकते हैं यहीं पर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग चुनाव वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, जो आपके लिए नए नए अच्छे वीडियो लाने में बहुत हेल्प करेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।